फैजल जी, एक तो मैं रिश्वत दे देकर थक चुका था। अब हिंदुस्तान की सरकार में बिना रिश्वत दिए कुछ काम नहीं होता और एक समय आ गया था कि जो मुझे चाहिए था जिंदगी में वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं हिंदुस्तान छोड़ के निकल गया। एक बहुत बड़ी जो समस्या हिंदुस्तान में रही है वो ये रही है कि स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर जहाँ होती है वो मिडिल ईस्ट या हांगकांग वगैरह निकल जाती है जैसे ही उसको मौका मिलता है। मीडिया है वो चाहती है दिखाना, इंटरनेशनल मीडिया भी, कि किसी तरह चाइना हिंदुस्तान का कंपटीशन बन जाए, लेकिन हिंदुस्तान चाइना का कंपटीशन नहीं है। एक तो नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर हिंदुस्तान को बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान कभी भी चीन की कंपटीशन में नहीं आ सकता है, उसके ख्वाब आपको छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिशियंस इस कंस्ट्रक्शन माफिया के बिल्कुल कंट्रोल में आ चुके हैं। वो कंस्ट्रक्शन माफिया ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को सीधे फोन करती है कि क्या करना है। अधिकतर लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी काम नहीं कर रही है। मैंने जिस तरह के भिखारी देखे हैं इन दिनों में, वो मुझे 1980s की याद दिलाता है। सड़कों पर मैंने इतने भिखारी पिछले 10-20 साल से नहीं देखे थे। जो भुखमरी बढ़ रही है, जो गरीबी बढ़ती हुई देखी है मैंने, और जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, जो इन दिनों में देखा है, 5 साल में बिगड़ते हुए देखा है मैंने। सर, आप समझते हैं कि जिस तरह से मोदी साहब जो हैं वो गवर्नमेंट में रहे हैं, तीसरी अब गवर्नमेंट के लिए वो लड़ रहे हैं तीसरी दफ़ा एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो जिस तरह से एक मेजॉरिटी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा, और एक हिंदुत्व का राइज जो हम देख रहे हैं, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। इसमें मेजॉरिटी जो है वो ऑब्वियसली हिंदूज ही हैं। आप देखिए, मेजॉरिटी जरूर हिंदुओं की है, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं वो ट्राइबल बेसिस पर काम करती हैं। तो जो और एक बहुत बड़ी जो चीज है वो है हेट, नफरत। तो हम लोग एक किसी को नफरत करना सीखते हैं, और अपना हम क्यों लगातार अनसक्सेसफुल हो रहे हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे, उसका दोष हम किसी और को देना चाहते हैं। तो बड़ा आसान होता है कि हम माइनॉरिटीज पर इल्जाम दे सकें कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका कारण वो माइनॉरिटीज हैं। तो ये जो चीज है जो जिसमें कि हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिसमें कि हम अपना जो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, उसकी जो जिम्मेदारी हम खुद नहीं ले पाते, बेहतर होता है कि हम किसी और पर जिम्मेदारी छोड़ दें। क्लियरली उससे होता क्या है कि हमारी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं होती, लेकिन हम खुद बेहतर महसूस कर सकते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका कारण कोई और है। सर, ये देखें, अब दुनिया में तो ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इंडिया जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, जैसा कि अब आप भी उस चीज़ को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी राइटिंग्स देखी, पढ़ी, उसमें मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, प्रीवियस वीडियोस देखी, जिसमें आप प्रूफ के साथ, जिसमें आप दिखाते हैं वो जीना थी एक यूएस से, तो उनका आप प्रूफ के साथ दिखा रहे थे कि मुंबई में और दिल्ली में वो बता रही थी कि इस तरह की प्रोग्रेस है, उसका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कितनी है, कि जर्मनी में भी, जर्मनी के एक मिनिस्टर थे मेरे ख्याल से, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम, वो कह रहे थे कि जर्मनी में ये ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है जैसे कि दिल्ली में है। तो ये तो फिर आपने मतलब कि आप व्हाई डिड यू लीव इंडिया? पहला तो मेरा ये क्वेश्चन है। क्योंकि फैजल जी, एक तो मैं रिश्वत दे देकर थक चुका था। हिंदुस्तान की सरकार में बिना रिश्वत दिए कुछ काम नहीं होता, बल्कि ना केवल आपको हर जगह हर आदमी को रिश्वत देना पड़ता है। अगर आप किसी दूसरे ऑफिसर के पास जाते हो तो उसको रिश्वत देना पड़ता है। अगर आप सीनियर ऑफिसर के पास कंप्लेंट लेकर जाते हो तो उसको रिश्वत देना पड़ता है। अगर आप चीफ मिनिस्टर तक पहुंच जाओ तो उसको रिश्वत देना पड़ता है। अगर आप पुलिस में जाओ तो उसको रिश्वत देना पड़ता है। अगर आप कंप्लेन करने के लिए कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में रिश्वत दीजिए। आप जज के सामने खुलेआम रिश्वत दी जाती है आसपास।
तो एक तो मैं ये रिश्वतखोरी से थक चुका था। दूसरी बात है कि कुछ चीज काम नहीं करती, क्योंकि हर आदमी का जो दिमाग है वो रिश्वत पे है। हर आदमी का दिमाग इस पे लगा रहता है कि किस तरह मैं आपकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में कर सकूं। जो बिजनेस करते हैं उनकी भी सोच वैसी होती है कि मैं कैसे आपका पैसा अपनी जेब में डाल सकूं। आप अगर कोई इस बीच में सर्विस प्रोवाइड होती है, अगर मैं कुछ सामान आपको देता हूं या कुछ सर्विसेज देता हूं, वो मेरी सोच में नहीं रहता। ऐसा ऐसा सोसाइटी है तो उसमें कोई वैल्यू नहीं की जाती, वैल्यू ऐड करने की सोच नहीं रहती है। तो मैं इस भी चीज को लेकर थक चुका था। करप्शन, रिश्वतखोरी, सैडिज्म। सैडिज्म बहुत बड़ी चीज है हिंदुस्तान में कि सरकारी आदमी ना केवल रिश्वत लेता है, बल्कि वो चाहता है कि आप उसके पास जाओ, उसके हाथ पैर जोड़ो, उसके सामने सर टकाओ, उसको उसके सामने मिन्नतें मानो। आप बार बार मांग करो कि हमें सर ये दे दीजिए, प्लीज ये कर दीजिए, और आप कितने महान हैं। तो ये सब चीजें करे बिना आपका काम नहीं होता। यानी कि आप जब सरकार के ऑफिस में जाते हो तो अपने आप को नीचे आपको दिखाना पड़ता है, अगर आपको अपना कुछ काम कराना होता है तो। अब खैर मैंने कभी ऐसा नहीं करा, लेकिन इन चीजों को देख देख के आदमी थक जाता है। और एक समय आ गया था कि मेरे लिए हिंदुस्तान जो मुझे चाहिए था जिंदगी में, वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैं हिंदुस्तान छोड़ के निकल गया। जहां तक कि मेट्रो की आप बात कर रहे थे, सबवे की बात कर रहे थे, अब हिंदुस्तान में कुल मिला के 2-3-4 जगह मेट्रो की सिस्टम्स हैं जो कि अधिकतर लॉस में चल रहे हैं। जहां तक मुझे मालूम है सारे लॉस में चल रहे हैं। जर्मनी में जाता रहता हूं और जर्मनी के छोटे छोटे शहर में मेट्रो चलती है। और आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि जर्मनी की जो सबसे खराब मेट्रो है उसको इंडिया की सबसे अच्छी मेट्रो से कंपेयर कर सकते हैं, और फिर आप ये एक गलत डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि इंडिया की मेट्रो जर्मनी से ज्यादा अच्छी है। जर्मनी हिंदुस्तान से बहुत 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 ज्यादा बेहतर देश है। वही कारण है कि मेरे जैसे लोग हिंदुस्तान छोड़कर जर्मनी जाते हैं। और ये जो लोग जो हिंदुस्तान छोड़ के यूरोप और अमेरिका जा रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है समय के साथ, ना कि कम हो रही है। मेरे दिमाग मुझे नहीं सुनने में आता कि कोई जर्मन हिंदुस्तान इसलिए आ रहा हो जॉब ढूंढने के लिए और लंबे समय के लिए हिंदुस्तान में आकर रहे। अच्छा, ये बड़ा ही आपने इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि व्हाई डिड यू लीव इंडिया। अब अगर देखें इंडिया की जो सर्विस इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री, वो बहुत एक्सपोर्ट्स कर रही है और इंडिया में पैसे ला रहे हैं, मगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज जो स्किल्ड लेबर है वहाँ पे बहुत कम है। बहुत सारी स्किल्ड लेबर जो है वो मूव कर जाती है। जैसे कि अगर मिडिल ईस्ट में देखें तो बहुत सारी इंडियन स्किल्ड लेबर है वो मूव कर गई है। बट जिस तरह से एप्पल ने कम बैक किया तो उसको बड़ा प्रेस किया जा रहा था। देखें कि अब एप्पल भी आ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए एनवायरनमेंट सेफ है। आप आ सकते हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इवन चाइना के साथ कंपैरिजन किया जाता है, और क्योंकि ये देखें कि एक चाइना के लिए कंपटीशन जो है वो इंडिया का समझाया जाता है कि यूएस की, क्योंकि यूएस चाहता है या वेस्ट चाहता है कि चाइनीज को compete करने के लिए इंडिया जो है वो रोल प्ले कर सकता है बहुत अच्छा। तो क्या ये इज दैट इल्यूजन या ट्रूली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उसकी अब बूस्ट करेगी इंडिया की या कर रही है? तो जो जैसे आप एप्पल के मोबाइल फोन, सेल फोन्स का जो बनने लगे हैं इंडिया में, वो उसको आपको बहुत बेहतर से समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में बन नहीं रहे हैं मोबाइल फोन्स। हिंदुस्तान में असेंबली होती है, सारे कंपोनेंट्स चाइना या कहीं और से आते हैं और इंडिया में असेंबल होते हैं। अब तो आप अपने आप को बेवकूफ बना सकते हो कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, आप असेंबली कर रहे हो। आप और
दुख की बात यह है कि असेंबली करने के बावजूद भी जो डिफेक्ट रेट है, जो कि खामियों का जो रेट है उन मोबाइल फोन्स में, वो बहुत ज्यादा रहा है हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब एक बहुत बड़ी जो समस्या हिंदुस्तान में रही है वो ये रही है कि स्किल्ड लेबर नहीं है। स्किल्ड लेबर जहां होती है वो मिडिल ईस्ट या हांगकांग वगैरह निकल जाती है जैसे ही उसको मौका मिलता है। तो अब जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, हिंदुस्तान ना कभी था चाइना का कंपेटिटर, ना कभी रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो मैन्युफैक्चरिंग पहले कब नहीं थी वो आज भी नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका सिर्फ 13% मैन्युफैक्चरिंग को जाता है। कोई भी पिछड़ा हुआ देश तरक्की नहीं कर सकता बिना मैन्युफैक्चरिंग के। और हिंदुस्तान का सिर्फ 13% मैन्युफैक्चरिंग है, जो कि पिछले 10-15 साल के मुकाबले में कम हो चुका है परसेंटेज के हिसाब से। तो मैं तो जहां देखता हूं मुझे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं दिखती। अगर मुझे एक प्लास्टिक का खिलौना भी चाहिए तो जब मैं बाजार जाता हूं तो वो मेड इन चाइना रहता है। तो आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं आप? और जो मीडिया है, आपने जैसे बिल्कुल सही बात बताई कि जो मीडिया है वो चाहती है दिखाना, इंटरनेशनल मीडिया भी, कि किसी तरह चाइना हिंदुस्तान का कंपटीशन बन जाए। लेकिन हिंदुस्तान चाइना का कंपटीशन नहीं है। मैं चाइना हर साल 1-2-3 बार जाता हूं। चाइना हिंदुस्तान के मुकाबले एक डेवलप्ड कंट्री है। मैं जब चाइना पहुंचता हूं हिंदुस्तान से, तो मुझे सोचना पड़ता है कि क्या मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ना आ गया हूं। इतनी अच्छी जगह हो चुकी है चीन। आप जरूर, इतनी बात जरूर है कि अब डायरेक्ट फ्लाइट हिंदुस्तान से चीन की बंद हो चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने चीनियों को अंदर आने पर लगभग कंप्लीट बैन लगा चुका है। अच्छा सर, जब आप देखते हैं चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्या ये जो इसमें मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वेस्ट को ये चीज नजर नहीं आती क्लियरली कि इतना बड़ा डिफरेंस है, बट वो इस चीज को फिर क्यों कंपैरिजन लेके, उनका क्या इसमें हिडन गोल्स हैं या हिडन चीजें हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं इसके पीछे? वेल, मेरे ख्याल से 2 खास कारण है। एक कारण यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को अपनी तरफ रखा जाए, ताकि कभी अगर अमेरिका और चीन की लड़ाई होती है तो हिंदुस्तान इनके तरफ रहे, ताकि हिंदुस्तान के बेसिस काम में लिए जा सके लड़ाई के लिए। तो वो चाइना को एक तो नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर हिंदुस्तान को बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं हिंदुस्तान की। अब दूसरी बात यह है फैजल जी कि आज की जो दुनिया हो चुकी है, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के हिसाब से जीते हैं। हमें समझ नहीं आता, हम कभी गए नहीं होते उन देशों पर, लेकिन हमारी जो सोच बन जाती है वो जो हम पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उसके हिसाब से बन जाती है। और आप अगर देखें, ये जो वर्ल्ड बैंक और IMF वाले लोग होते हैं, जब वो दिल्ली आते हैं तो कैसे आते हैं? वो फर्स्ट क्लास फ्लाइट में आते हैं। उनको दिल्ली एयरपोर्ट से मर्सिडीज बेंज में पिकअप किया जाता है, होटल जाते हैं 5 स्टार होटल में। वो एक दिन में उतना खर्च करते हैं जो एक आम हिंदुस्तानी सालों में नहीं कमा पाता। तो इस तरह की जो ट्रैवलिंग करके आया हुआ आदमी होता है, उसको सही पे सड़क पर क्या हो रहा है, दिल्ली के 10 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, उसको कोई समझ नहीं होती, क्योंकि वो एक 5 स्टार जिंदगी जी रहा है, ना कि एक आम आदमी वाली जिंदगी जी रहा है। तो एक तो वो बात है, और दूसरी मैंने जैसा बोला था कि जानबूझकर कोशिश की जा रही है कि चीन को नीचा दिखाया जाए हिंदुस्तान के मुकाबले, जो कि बिल्कुल, जिसने हिंदुस्तान को जरा सा भी समझा हो, चीन को जरा भी समझा हो, समझता है कि दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों
बहुत अलग तरह के देश हैं। अच्छा सर, कितना टाइम इंडिया को लगेगा कि चीन के मुकाबले में वो प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर, वो नहीं कि जिस तरह से नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, एक कंपटीशन में आ सकता है? व्हाट डू यू थिंक? हिंदुस्तान कभी भी चीन की कंपटीशन में नहीं आ सकता है, उसके ख्वाब आपको छोड़ देना चाहिए। जो हिंदुस्तान कर सकता है वो ये कर सकता है कि चीन का बैक ऑफिस या बैक मैन्युफैक्चरिंग किसी तरह करना चालू कर दे, जिस तरह एप्पल के फोन्स वो असेंबली कर रहा है हिंदुस्तान। तो जो बेसिक असेंबली है, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है, वो कर सकता है हिंदुस्तान। लेकिन अगर आप चाहें कि हिंदुस्तान किसी तरह चीन से कॉम्पीट कर सके या चीन के बराबरी आ सके, वो कभी भी नहीं होने वाला है। मेरी जिंदगी में नहीं होने वाला है, आपकी जिंदगी में नहीं होने वाला है, आपके बच्चों की जिंदगी में नहीं होने वाला है। सर, फॉरेन रिजर्व जो है वो इंडिया के, वो तो $600 बिलियन हैं, और जो कि इंडियन करेंसी को उन्होंने अंडरपिन किया हुआ है और एक स्टेबल रखा हुआ है एज कम्पेयर टू, अगर पाकिस्तान की देखा जाए तो हमारी करेंसी जो है वो कॉन्स्टेंटली डीवैल्यू हो रही है। तो उस चीज ने इंडिया को, मतलब कि क्या वो चीज भी इंडिया की एक स्टेबल है या वो भी डाउन हो सकते हैं? वो और वो रिजर्व्स का क्या सोर्स है? क्या वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं? आप देखिए, इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो करीब 50%, 50% ज्यादा हैं उसके एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। तो इंडिया को विदेशी मुद्रा की जरूरत है अपने इंपोर्ट्स के लिए, क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। नाउ विदेशी मुद्रा के क्या तरीके हैं हिंदुस्तान के पास? एक तो बहुत बड़ा चीज है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस, जो कि बाहर से पैसा आता है, मिडिल ईस्ट से पैसा आता है, हांगकांग से पैसा आता है। जो बाहर का हिंदुस्तानी जो काम करने वाले थे, जो वो पैसा भेजते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एक दूसरी एक हिंदुस्तान के साथ फेवरेबल चीज रही थी, वो थी हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखते हैं तो जहां एक तरफ दुनिया का 25% जो इंटरनेशनल, मेरे नंबर शायद थोड़े गलत हो सकते हैं, एक समय पे 25% इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट सॉफ्टवेयर का हिंदुस्तान के हाथ में था। आज वो लगभग आधा हो चुका है, क्योंकि फिलीपींस, थाईलैंड, नए देश आने लगे हैं जो कि हिंदुस्तान से बेहतर सर्विस देने लगे हैं। और अगर आप अपना ईमेल देखें सुबह, तो आजकल रोज के हिंदुस्तान से स्कैम ईमेल्स चालू हो चुके हैं। स्कैम सेंटर्स हिंदुस्तान में बहुत तेजी में चालू हो गए। तो जो आईटी इंडस्ट्री थी उसके काफी लोग अब बात करने का तरीका तो सीख लिया है, लेकिन अब स्कैमिंग सेंटर्स चालू कर चुके हैं और आप कुछ कर नहीं सकते उनको रोकने का, क्योंकि आपको क्या करना है फैजल जी? जाइए पुलिस वाले को रिश्वत दीजिए। बड़ा पुलिस वाला आता है तो उसको और रिश्वत दीजिए। रिश्वत से हिंदुस्तान चलता है। हिंदुस्तान की जो एनर्जी है, जो गवर्नमेंट में एनर्जी है, वो रिश्वत से चलती है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का आता है, जो उसके कारण इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रहा है। लेकिन मेरी जो सोच है वो ये है कि आज की तारीख में अगर आपको हिंदुस्तानी रुपया यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, तो जो मार्केट, जो ऑफिशियल रेट है, उससे आपको 20% और ज्यादा देना पड़ता है, जो कि टैक्स विथहोल्ड किया जाता है सरकार की तरफ से। तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जो करेंसी का रेट है वो करीब करीब 20% तक ऑलरेडी लो है, जो हमें ऑफिशियली दिखता है। और काफी कंपनीज, मैं कैपिटल मार्केट्स में काम करता हूं, काफी कंपनीज, काफी लोग अपना पैसा हिंदुस्तान में स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए भेजते हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है उसके कारण इंडियन रुपी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये पैसा कल निकल भी सकता है, जो कि आपने अभी बताया था पाकिस्तान में निकल गया। तो ये पैसा निकल भी सकता है। और मेरी जो समझ है, जो कि मैंने ट्रैवल करके देखा है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान हर जगह मुझे महंगा लगता है। तो मेरी हर वक्त ये सोच रहती है कि जो अभी 83 रुपीस
का $1 होता है वो करीब करीब 150 होना चाहिए, अगर आपको दुनिया के हिसाब से इंडिया को सही तोल कर अगर करेंसी का रेट होना चाहे कोई तो। सर ये फिर आर्टिफिशियल इन्होंने इतना कैसे कम किया हुआ है? अगर आप कह रहे हैं कि 150 तक होना चाहिए तो थोड़ा सा ये समझाएंगे। वेल आपको एक बहुत बड़ी चीज दिख रही है कि इंडिया से कोई एक्सपोर्ट हो नहीं पाता, इंडिया का जो एक्सपोर्ट कंपैटिटिव नहीं है, तो जो एक्सपोर्ट कंपैटिटिव नहीं है उसका आप उसके को मीट करने का बस आपके पास एक तरीका बचा है, खास तौर से कि लोगों को मिडिल ईस्ट या कहीं और जाकर आप पैसा कमाने भेज सको। और ये बात बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानी कोशिश करता है कि वो किसी तरह हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चला जाए, तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज आता है। इन लोगों को जरूरी नहीं है कि समझ आता हो कि पैसे की क्या कीमत है। और दूसरी बात यह है कि कई जो अमीर हिंदुस्तानी है, बल्कि मैं पाकिस्तानियों की भी बात करता हूं जो मैं जानता हूं दुबई में रहते हुए, वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सोच में ये हो गया है कि हिंदुस्तान अगला चाइना होने वाला है। और आप क्या है फैजल जी कि अगर हर आदमी आपके सामने बोलने लगता है कि भाई जो अगला देश है वो हिंदुस्तान है, तो आपको अपनी अलग से ओपिनियन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप डेटा देखते हैं तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता जिसमें कि ऐसा मैं समझ सकूं कि हिंदुस्तान चीन का कंपटीशन कभी बन पाएगा। बल्कि हालत यह है कि आज की तारीख में मुझे हिंदुस्तान स्टैग्नेट होता हुआ दिख रहा है। उसकी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो बढ़ने के बजाय अटक गई है अपनी एक जगह पर। मैं आज सुबह ही न्यूज पढ़ रहा था कि IMF बोलता है कि दुनिया की 16% ग्रोथ अब हिंदुस्तान से आएगी इस अगले साल से। लेकिन मैंने रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं मिली कि 16% कहां से आया उनके पास, क्या कैलकुलेशन है उनका। तो क्या है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन फिर जब साल खत्म हो जाता है तो हम अगले और साल पर टाल देते हैं। तो हर चीज कल होने वाली होती है, ना कि क्या हुआ है आज की तारीख तक। अच्छा सर, अगर देखें तो हिंदुस्तान में बिलियनर्स जो हैं वो बहुत मतलब उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, जैसा कि अडानी, टाटा, बिरला, लेकिन वहां पे गुर्बत भी बहुत ज्यादा हुई है। तो इन बिलियनर्स को क्या गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा? और अगर देखें कोविड में लोगों की जो है वो कोविड में लोगों का जो एक वो थी उनकी नेटवर्थ थी वो कम हुई, लेकिन बिलियनर्स की हिंदुस्तान में नेटवर्थ ज्यादा हुई। तो what are the underlying reasons के ये चीज हुई? तो फैजल जी आपको ये चीज बहुत अच्छे समझनी चाहिए कि जो आदमी बिजनेस में उपलब्धि मिलती है अगर किसी को हिंदुस्तान में, तो अधिकतर इसलिए नहीं मिलती है बिजनेस में उपलब्धि क्योंकि उसने कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो या कोई अच्छी चीज, अच्छी सर्विस दी हो अपने क्लाइंट्स को। हिंदुस्तान में पैसा कमाने का की जो सोच होती है वो इसलिए होती है कि किस तरह मैं आपकी जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में ट्रांसफर कर सकूं। तो उस सोच में सरकारी लोगों का हाथ रहता है, माफिया का हाथ रहता है। आज की तारीख में कंपनीज और पॉलिटिशियंस एक साथ आ चुके हैं। तो खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज है उनको पॉलिटिशियंस के बिना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज नहीं चल सकती। एक समय हुआ करता था जब मैं काम करता था हिंदुस्तान में, आपको करीब 15 से 25% फीसदी रिश्वत देनी पड़ती थी हर चीज की। मैंने आज की तारीख में सुन रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कम से कम जहां से मैं हूं, मध्य प्रदेश से हूं, वहां पे लगभग 50% आपको रिश्वत देनी पड़ रही है आजकल पॉलिटिशियंस को। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि उसके कारण पॉलिटिशियंस इस कंस्ट्रक्शन माफिया के बिल्कुल कंट्रोल में आ चुके हैं। और कंस्ट्रक्शन माफिया ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को सीधे फोन करती है कि क्या करना है, उनके डायरेक्ट ऑर्डर्स चलते हैं। तो जो वापस अगर आप मैंने जो भी बोला है उसको सोचें,
तो पैसा कमाने का तरीका जरूरी यह नहीं है कि मैंने आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस दी हो। उसका बहुत बड़ा कारण और शायद सिर्फ एक कारण यह होता है कि किस तरह मैंने आपकी जेब से पैसा अपनी जेब में ट्रांसफर कर दिया हो, या सरकारी पैसा रिश्वत दे के अपनी जेब में ट्रांसफर कर दिया हो। तो ये रिश्वत का खेल है, रिलेशनशिप का खेल है, कनेक्शन का खेल है। अगर आप किसी ऑफिसर से मिलने जाते हो तो उसके दो क्वेश्चन होते हैं कि किसने कितनी रिश्वत ली और क्या कनेक्शन है किसका। और दोनों चीजें बहुत मायने वाली चीजें हैं, क्योंकि रिश्वत देना काफी नहीं होता है फैजल जी। रिश्वत अगर देकर काम होने लगे तो सबका काम होने लगेगा। कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैंने अगर एक जज को आज रिश्वत दे दी या पुलिस ऑफिसर को आज रिश्वत दे दी तो वो कल दूसरे से रिश्वत भी ले लेगा। तो कनेक्शन होना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसको मालूम रहे उस ऑफिसर को कि मैं कनेक्टेड हूं तो रिश्वत लेने के बाद अपना काम करूं। तो आज की तारीख में जो अमीर बनने का एक बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि आप किस तरह से रिलेशनशिप और रिश्वत का खेल खेल सकें। सर, आपने एक प्रीवियस स्टेटमेंट में कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट होती जा रही है, तो वो आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कि कैसे स्टैग्नेंट होती जा रही है? तो मैंने गलत बात बोली है, क्योंकि ना केवल स्टैग्नेंट हो रही है, अधिकतर लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमी काम नहीं कर रही है। मैंने जिस तरह के भिखारी देखे हैं इन दिनों में, वो मुझे 1980s की याद दिलाता है, 1980 की याद दिलाता है। सड़कों पर मैंने इतने भिखारी पिछले 10-20 साल से नहीं देखे थे। जो भुखमरी बढ़ रही है, जो गरीबी बढ़ती हुई देखी है मैंने, और जो कि अनएम्प्लॉयमेंट, जिनकी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, जो इन दिनों में देखा है, वो 5 साल में बिगड़ते हुए देखा है मैंने। जब अपन जीडीपी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम पूरे देश की जीडीपी मानते हैं, लेकिन क्या यह हो सकता है कि सिर्फ 10% लोगों को ही सारा फायदा मिल रहा है और बाकी 90% लोग वहीं के वहीं अटक गए हों, या बल्कि खिसक रहे हों, पीछे हो रहे हों, और जो फायदा मिल रहा है, जो जीडीपी बढ़ती दिख रही है, वो सिर्फ इन 10% लोगों के लिए दिख रही हो? अब मेरी जो सोच है वो उसके कारण है। हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, काम की अगर आपको नौकरी चाहिए तो वो बढ़ना बंद हो चुकी है। एग्रीकल्चर के काम कम हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन के काम बहुत तेजी में आगे बढ़ गए हैं। और कंस्ट्रक्शन में आप क्या करते हो? आप ईंटें सर पर लेके इधर से उधर जाते हो, कोई स्किल्स नहीं है इसमें, इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये जॉब ग्रोथ है इंडिया की। तो अगेन होता क्या है कि मैं स्क्रीन पर, कंप्यूटर पर बैठकर बड़े बड़े नंबर देख सकता हूं और बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूं कि हिंदुस्तान आज की तारीख में वही था जब चीन 20 साल पहले था, तो 20 साल बाद हिंदुस्तान आज की ये चीन जैसा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस है, बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत सीधा साधा सोच है, इसमें समझ नहीं है कि लोकल कल्चर क्या है, लोगों की काम करने की प्रवृत्ति क्या है, वो नहीं समझ आती इन लोगों को। और जिसके बारे में मैं IMF और वर्ल्ड बैंक वालों के बारे में बात कर रहा था, वो सिर्फ एक ग्राफ्स को देख के और नंबर्स को देख के प्रेडिक्ट करते हैं कि भविष्य क्या होगा। अच्छा सर, अगर देखा जाए जो अर्बनाइजेशन है, आपने कहा कि रियल एस्टेट में या वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने कहा कि बिल्डिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, रोड नेटवर्क्स, रेलवे नेटवर्क्स, इन पे काफ़ी काम किया गया। तो क्या उस चीज़ ने इंडिया को या इंडिया की जो गुड्स की मूवमेंट है उसने वो ट्रेड में हेल्प कर सकता है ना वो चीज़? तो नहीं। फैसल जी, मेरी सोच जो है ये है कि हिंदुस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बंद कर देना चाहिए। हिंदुस्तान का जो डेट है, जो पैसा चुकाना है सरकार को, वो बहुत तेजी में बढ़ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के कारण।
और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक बहुत बड़ा भाग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का रिश्वत में बदल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो एक पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा आसान है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि अगर मुझे करोड़ों की रिश्वत चाहिए तो कोई बेहतर तरीका नहीं है इसके कि मैं ब्रिज बनवाऊं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लूं, क्योंकि फिर बढ़िया रिश्वत आती है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ब्रिजेस टूट रहे हैं हिंदुस्तान के, बरसात होती है सड़क बह जाती है, जरा सी बरसात होती है टनल कोलैप्स हो जाती है। अभी आपने पिछले महीने सुना होगा एक बहुत बड़ी टनल इंडिया बना रहा था जो कि कोलैप्स हो गई। रेलवे का एक्सीडेंट्स हुए हैं। हाँ, लेकिन फैजल जी, मैं माइनिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैं जमीन के 3 किलोमीटर अंदर जाके माइंस में देखता हूँ, 3 किलोमीटर अंदर, जिसके लिए अगर आपको नीचे जाना होता है तो लिफ्ट की तरह नहीं जाती है, वो गिरती है तेजी में, क्योंकि 3 किलोमीटर का उसको सफर तय करना पड़ता है। अगर मेरे हाथ में प्लास्टिक की बोतल होती है तो वो क्रश होती हुई महसूस दिखती है आपको, इतनी तेजी में लिफ्ट जाती है। वहां पर भी टनल के एक्सीडेंट्स नहीं होते। आजकल की जो समझ है, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये एक्सीडेंट्स नहीं होना चाहिए। तो 3 किलोमीटर जमीन के अंदर जब एक्सीडेंट्स नहीं होते तो जमीन के सामने वाले टनल्स में एक्सीडेंट्स क्यों हुए अब, और उसके एस्केप रूट क्यों नहीं थे आपके पास? तो बात यह है कि ये लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे इस कुछ चीजों को। सड़कें बह जाएंगी, ब्रिजेस कोलैप्स, मेंटेन करने हाँ, तो जितना ये बनाएंगे उतनी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होगी, और उस मेंटेनेंस का पैसा कहां से आएगा? तो मेरी सोच यही, मेरा सजेशन हिंदुस्तान की सरकार को यह है कि उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पर फोकस बंद कर देना चाहिए। मैं आखिरी में आपको एक बात बताता हूं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में और कई इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो बाकी इकोनॉमी बेहतर होना चालू हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी जब जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तब इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, ना कि आप ये सोचो कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। अगर सर जो इंडियन एजुकेशन है, आपने बारहा ये कहा, बहुत दफ़ा कहा कि उनकी जो हमारी क्वालिटी है चीज़ों की, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, वर्क एथिक्स में देखें, तो स्किल्ड लेबर में देखें, उस तरह से फिर तो क्वेश्चन जो किया जा सकता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है इंडिया का, हेल्थ केयर कैसी है। तो क्या इंडिया उन चीज़ों में भी बहुत लैग कर रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है एज कम्पेयर टू जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही है? तो फैसल जी, ये चीजें आपस में इनका एक संबंध होता है। मैं यूनिवर्सिटी के बाहर आके तुरंत ये सोचना चालू नहीं कर सकता कि मैं कैसे आपका पैसा अपनी जेब में ट्रांसफर करूं। आप जो यूनिवर्सिटीज में है वो भी, वहां पे भी वही सोच है कि किस तरह कागज मिल जाए, एक सर्टिफिकेट मिल जाए। मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे कुछ समझ है या स्किल्स है, इस पर कोई ध्यान नहीं रहता। लोगों का ध्यान रहता है कि मैं किस तरह पैसा कमा लूं। अब तो ये जो सोच होती है, फैमिलीज भी चाहती हैं कि उनके बच्चे पढ़ने जाएं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बच्चे समझदार हो सकें, कुछ सीख सकें, इसलिए ताकि एक सर्टिफिकेट मिल जाए, ताकि सरकारी में जॉब मिल जाए, ताकि बढ़िया रिश्वतखोरी चालू हो सके। और किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि भाई रिश्वतखोरी बुरी चीज है। अगर आपको शादी करनी है तो लड़की वाले पूछते हैं कि भाई आपको रिश्वत कितनी मिलती है। अच्छा, तो ये चीज एक कल्चर की बात होती है, माइंडसेट है, ये माइंडसेट है। लेकिन हम अगर देखें तो इंडिया के जो है वो टेक जायंट्स, बहुत बड़ी टेक कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल, तो फिर तो उसी सिस्टम ने ऐसे लोग भी तो प्रोड्यूस किए हैं। बिल्कुल। आप तो फैजल जी, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। अमेरिका में टोटल कुल मिला के जो हिंदुस्तानी हैं वो 3 मिलियन है, 30 लाख है। हिंदुस्तान की जनसंख्या हर साल 30 लाख से बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो एक बहुत छोटा पार्ट है
एक छोटा भाग है हिंदुस्तान की जनसंख्या का, और वो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जो सबसे अच्छे हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तान छोड़कर निकल जाते हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान में जो रह रहा है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कम होती चली जा रही है। दूसरी जो मैंने एक बहुत बड़ी समस्या देखी है फैजल जी, वो ये देखिए कि जो कि प्राइवेटाइजेशन होना चालू हो चुका है, अब जो भी बचे हुए समझदार लोग हैं वो प्राइवेट कंपनीज में काम करना पसंद करते हैं। तो जो सरकार में लोग काम करते हैं वो बहुत तेजी में मंदबुद्धि और बेवकूफ होते चले जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स को देखते हैं। जो एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कि आर्टिकल 370 है कश्मीर से रेलेवेंट, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल डिक्री के थ्रू उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इंडोर्स किया, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर था। तो ये ऑर्डर जो है ये बाकी स्टेट्स के लिए भी लागू हो सकता है। आपकी एमपी की स्टेट है फॉर एग्जांपल, उसके लिए प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो टेरिटरी से, उसको यूनियन टेरिटरी से हटा के सेंटर के साथ अलाइन किया जाए। हाउ डू यू सी कि इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं वो इन हिंदुस्तान की जो यूनिटी है उसको जो है उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मैंने समझा है, हिंदुस्तान को डिसेंट्रलाइज करना होना चाहिए, जिसमें कि जो लोकल एरिया है उनको डिफेंस और कुछ एक दो बड़ी चीजों को छोड़कर सारा काम लोकल लेवल को ट्रांसफर कर देना चाहिए। दिल्ली से बैठकर आप अंडमान निकोबार को नहीं चला सकते। दिल्ली से बैठकर आप तमिलनाडु में क्या हो रहा है आप ना समझते हो ना चला सकते हो। लेकिन जो हिंदुस्तान की अप्रोच है वो ये है कि किस तरह हम दिल्ली को सारी ताकत दे दें। इससे सिर्फ देश में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा। तो मेरी सोच है, मेरी आशा रही है कि जिस तरह कनाडा और अमेरिका या यूरोप में होता है कि भाई आप वोट देके अगर आप देश से अलग होना चाहते हो तो अलग हो सकते हो, या आप थोड़ा अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हो विद इन द सिस्टम, जिस तरह आप स्कॉटलैंड में हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में हैं, वो हो सकता है, जैसे क्वेबेक में है कनाडा में। तो अगर आप वैसा उस तरफ जाते हो तो ये जो इंटरनल प्रेशर है वो कम होगा। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से गलत तरीका है। अच्छा सर, ये तो आपने कहा कि डिसेंट्रलाइजेशन हो जानी चाहिए सिस्टम की, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, लेकिन पहले का क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने रूल किया इकोनॉमिकली, उन्होंने जिस तरह से लेके चले इंडिया को, तो हाउ डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू गवर्नमेंट्स? कोई खास डिफरेंस नहीं है फैजल जी। जब से आज़ादी मिली है 1947 से, सरकार के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी है वो बिगड़ती चली जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी है, लगातार चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जब मोदी जाएगा, और मुझे मोदी से कोई पसंदगी नहीं है, लेकिन जब मोदी जाएगा जो अगला आएगा वो मुझे मोदी की याद दिलाएगा, क्योंकि इतनी तेजी में जो पॉलिटिशियंस की क्वालिटी है वो बिगड़ती चली जा रही है। चले सर, और कोई चीज एट द एंड आप ऐड करना चाहें? आप नहीं, आप जो आप पूछना चाहते हैं मैं उसकी जवाब की कोशिश कर सकता हूँ। बस थैंक यू सर, मेरे लिए तो मतलब आई हैव गॉट इनफ। तो थैंक यू सो मच आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली हमारी जो है ये गुफ्तगू वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी और वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे। आपने जो बातें की हैं, ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट दैन द मेन स्ट्रीम मीडिया इज टॉकिंग of. Hopefully people would pay heed to this discussion as well. बहुत शुक्रिया जनाब। शुक्रिया फैजल जी।